बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेटा देखो, मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एक एग्जांपल से। ऑल दो आपको ये एग्जांपल +2 के लेवल का है तो आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। डीडीटी बेटा एक स्प्रे होती है, ठीक है। स्प्रे थी डीडीटी जो कि मॉस्किटो को मारने के काम आती है। सो ये वाटर में डाल देते थे पहले। जैसे वाटर में डालते थे, ये केमिकल होता है डीडीटी, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल हमने पढ़ लिया है, जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाता, यानी कि वो वाटर में हमेशा पड़ा रहेगा। अब वाटर में वो पड़ा रहा, वाटर में उसको खा लिया जू प्लैंकटन ने, ठीक है बेटा। जू प्लैंकटन एक वाटर का ऑर्गेनिज्म है, उसने उसे खा लिया। जू प्लैंकटन को फिर खा लिया किसने? जू प्लैंकटन को बेटा खा लिया, जू प्लैंकटन को खा लिया स्मॉल फिश ने। सो वो जो डीडीटी थी वो अब किस में आ गई? स्मॉल फिश में आ गई। अब बेटा स्मॉल फिश में अक्यूमुलेट होती रही लेकिन खत्म तो होगी नहीं डीडीटी। फिर ट्रांसफर होगी, स्मॉल फिश को खा लिया लार्ज फिश ने, सो लार्ज फिश में भी आ गई। और फिर उसके बाद लार्ज फिश को खाया जब बड़े वाले ईगल ने, तो इसमें भी आ गई। बेटा अब हुआ क्या, हमने देखा क्या कि जैसे यहाँ पे इतनी कंसंट्रेशन थी, इसकी बहुत कम कंसंट्रेशन थी डीडीटी की, 0.00003। जैसे जू प्लैंकटन में गई वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई, क्योंकि वाटर में डीडीटी पड़ती गई। सो इसमें कंसंट्रेशन लगातार उसकी बढ़ रही थी। सो जू प्लैंकटन में कंसंट्रेशन और इंक्रीज होगी, स्मॉल फिश में 0.5 हुई, फिर बढ़ती गई, लार्ज फिश में 2 होगी, क्योंकि लार्ज फिश ने बहुत सारी स्मॉल फिशेस को खाया। सो अगर बहुत सारी स्मॉल फिशेस को खाएगी तो इसमें 2 ppm हो जाएगी। ईगल ने बहुत सारी लार्ज फिशेस को खाया तो इसमें भी कंसंट्रेशन बढ़ के कितनी होगी? 25 ppm। सो बेटा ये जो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। सो राइट डाउन प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे, इंक्रीज इन, मैंने बेटा एरो डाला है, बेटा आपने पूरा लिखना है। इंक्रीज इन हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल substances like pesticides, पेस्टिसाइड जैसे कि हो गए, ठीक है, केमिकल्स हो गए। डीडीटी एक पेस्टिसाइड ही है। सब्सटेंसेस लाइक डीडीटी पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिज्म कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं? ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी बॉडी में। इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी एट सक्सेसिव, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल्स की, एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो धीरे धीरे इंक्रीज होना हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का इन ऑर्गेनिजम्स, जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर जाएंगे उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। मैं इसकी एक डीडीटी वाली एग्जांपल आपने ले ली है, मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा देखो, किसान होता है, किसान होता है, वो क्या करता है? अपने खेत में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करता है, ठीक है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल, ये पेज के बिल्कुल नीचे से शुरू करना आप, ठीक है बेटा। जैसे ही वो पेस्टिसाइड का यूज करेगा तो केमिकल कहाँ चले जाएंगे? केमिकल एंटर कर जाएंगे सॉइल में। और अगर मान लो कोई अपनी खेत की बजाय अपने किसी पोंड में पेस्टिसाइड डाल रहा है तो वो केमिकल कहाँ चल जाएंगे? एंटर वाटर बॉडी, ठीक है, ठीक है बेटा। अब सॉइल से कौन खाएगा उसे? प्लांट्स। सॉइल से केमिकल कहाँ चले जाएंगे? एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। और
ये जो केमिकल वाटर बॉडी में थे वो कौन खा लेगा? एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि जो पानी में रहेंगे वही खा पाएंगे। टेकन बाय एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है। अब यानी कि जब प्लांट में आ गए केमिकल, तो यानी कि ये फूड चेन में एंटर हो गए, क्योंकि फूड चेन का सबसे नीचे वाला लेवल क्या होता है? प्लांट्स होते हैं। सो केमिकल एंटर फूड चेन। ठीक है बेटा। अब एक बार जब ये फूड चेन में आ गए, तो ये केमिकल क्या होते हैं? नॉन डिग्रेडेबल है। नॉन डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं जी। इसका मतलब क्या होगा जी? कभी भी खत्म ही नहीं होंगे फूड चेन में से, और ये बढ़ते जाएंगे, अक्यूमुलेट करते जाएंगे एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब सपोज करो जैसे यही एग्जांपल थी, एक सूप प्लंक्टन में 0.04 थे, स्मॉल फिश ने सपोज करो 20 जू प्लंक्टन खा लिए, तो उस अकेली में कितना सारा जो था वो डीडीटी इंक्रीज कर गया। सो अक्यूमुलेट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, बढ़ते गए हर एक ट्रॉफिक लेवल में। अब हर एक फूड चेन के ऊपर कौन बैठा है? ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन तो सब कुछ ही खा लेता है ना। सो ह्यूमन जो है एट टॉप ऑफ फूड चेन, हर एक फूड चेन की टॉप पे तो ये बैठा है। यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसमें होगी फिर केमिकल की? हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन ह्यूमन, हम में होगी, है ना बेटा? सो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायो मैग्नीफिकेशन। सो बेटा गोट द कंसेप्ट। सो सपोज करो एक किसान था, उसने अपनी खेत में केमिकल्स यूज किए, वो केमिकल सॉइल में आ गए, सॉइल से प्लांट में आ गए, प्लांट से वो फूड चेन में एंटर कर गए। ठीक है। और फिर वो अक्यूमुलेट करता गया एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है। सपोज करो प्लांट को गोट ने खा लिया, बकरी ने खा लिया, बकरी को बाद में ह्यूमन ने खा लिया, तो ह्यूमन को तो कोई नहीं खाता, तो ह्यूमन जो है फूड चेन के टॉप पे बैठा है, यानी कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस में होगी? ह्यूमन में होगी। सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। ओके बेटा। सो नाउ अब अगला क्वेश्चन क्या है? कहता ये जो लेवल्स हैं बायो मैग्निफिकेशन के, ये हर एक लेवल पे डिफरेंट हो गए इकोसिस्टम में। हाँ, हमने अभी तो देखा, यहाँ पे ये 0.003 थे, यहाँ पे 0.004 हो गए, यहाँ पे 0.05 हो गए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। सो यस, आंसर है यस, द लेवल्स ऑफ मैग्निफिकेशन डिफर्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। सबसे कम कहाँ पे होगा? लोएस्ट लेवल कहाँ पे था? प्रोड्यूसर पे था। एंड हाईएस्ट लेवल किस पे था? जो टॉप पे बैठा होगा। हाईएस्ट लेवल इन टॉप कार्निवोर। और टॉप कार्निवोर कौन है हर एक फूड चेन का? अभी बताया था, ह्यूमन, कि ह्यूमन सब कुछ ही खा लेता है। सो ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is about 6 changes seen in girls at puberty time. So बेटे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी में? नंबर 1, ब्रेस्ट बेड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, है ना? सो राइट डाउन, और सो राइट डाउन ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस। नंबर 2, निप्पल की जो स्किन होती है वो डार्कन हो जाती है, डार्क हो जाती है। नंबर 3, वॉइस पिच बिकम्स हाई। नंबर 4,
बेटा जो जेनिटेलिया होते हैं वहां पे थिक हेयर आ जाते हैं, थिक हेयर ऑन जेनिटेलिया। ठीक है। देन नंबर 5, जो जेनिटल एरियाज है वो भी डार्क हो जाते हैं, डार्कनिंग ऑफ जेनिटल एरियाज। नंबर 6, एक्ने आ जाता है, पिंपल हो जाते हैं, स्किन बिकम्स ऑयली। नंबर 7, पिंपल्स या फिर एक्ने होना शुरू हो जाता है, एक्ने स्टार्ट्स डेवलपिंग या फिर ग्रोइंग। ठीक है। नंबर 8, थिन हेयर ग्रोथ ऑन लेग, आर्म, फेस। लेग आर्म फेस पे छोटे छोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं। सो ये बहुत सारे चेंजेस हैं। अब ये देख भी लो। तो ये ग्रोथ स्पर्ट आ जाता है, एक एक ये भी आप लिख सकते हो, मेंस्ट्रुएशन होनी शुरू हो जाती है, देन यू कैन राइट इट। 9th पॉइंट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ग्रोथ स्पर्ट आ जाता है। उसके बाद आर्म पिट और प्यूबिक हेयर आने लग पड़ते हैं, एक्ने आ जाता है, ब्रेस्ट बड आ जाते हैं। ठीक है बेटा। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 differences between autotrophic and heterotrophic nutrition. Okay, so autotrophic and heterotrophic nutrition के changes. नंबर 1, autotrophic nutrition किस में होता है? Take place in green plants या फिर बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। ठीक है। और ये जो है किसमें होगा? हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, फंगस में होता है। ठीक है। नाउ नंबर 2, ये जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये जो हिटरोट्रोफ्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। फॉर एग्जाम्पल हम अपना खाना खुद तो नहीं बनाते, हम अपना खाना किससे लेते हैं? या तो प्लांट को खाते हैं या फिर हम किसको खाते हैं? एनिमल्स को खाते हैं, कोई नॉन वेज है तो। ठीक है बेटा। नंबर 3, ये जो ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, हमने पहले ही देखा ये फूड चेन पे किस नंबर पे हैं? प्रोड्यूसर लेवल पे हैं। दे आर एट लोएस्ट लेवल और प्रोड्यूसर लेवल इन फूड चेन। ठीक है बेटा। लेकिन ये कहाँ पे होते हैं? ये हमेशा सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल पे होते हैं। दे आर एट सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल्स इन फूड चेन। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बेटा सभी को पता है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे सनलाइट नॉट रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। देन दे मेक सिंपल सिंपल सा फूड बनता है, इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल। और ये क्या करते हैं? दे टेक simple inorganic food material like
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। सो हमें पता ही है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O से, सिंपल से सब्सटेंसेस से ही वो अपना खाना बना लेते हैं, विल लीड टू क्लोरोफिल, सनलाइट, एंड अपना खाना बना लेते हैं, C6H12O6+6O2+6H2O, यही होता है। लेकिन ये क्या करते हैं हिट्रोट्रॉफ्स, दे टेक फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड इन फॉर्म ऑफ complex compounds like carbohydrates, proteins, fats. Okay, beta. So got it? Okay. Now coming to next question. What is nutrition? Beta, अब nutrition क्या है? So it is a very very important question. What is nutrition? So beta write down. न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाने के प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, खाना खाना, इनसाइड बॉडी, टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब डिफरेंट मेथड्स क्या है न्यूट्रिशन के? सो बेटा इट इज इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम सबको पता ही है वैसे तो, मेनली दो हैं, ऑटोट्रॉफिक, किसमें होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसमें होता है प्लांट्स में होता है, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस दिखाया हुआ बहुत अच्छा। सो और हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक जो है वो फर्दर तीन टाइप्स का होता है, वन इज होलोजोइक, वन इज पैरासाइटिक, वन इज सेप्रोफाइटिक। सो ये सेप्रोफाइटिक है, जैसे ये ब्रेड से फंगल स्पोर्स हैं, ठीक है। होलोजोइक ये है, सेप्रोफाइटिक होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। होलोजोइक जैसे ये शेर है, ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। पैरासाइटिक ये है जो जिंदा ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है। ओके, सो बेटा ये हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड डेफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बेटा पहले आप चीज को समझो, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि होता क्या। सपोज करो ये एक प्लांट है, ठीक है बेटा। अब प्लांट का कलर ग्रीन क्यों है? प्लांट का कलर ग्रीन है ना बेटा, ग्रीन क्यों है? जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता था तो वो हीमोग्लोबिन के कारण था, उसी तरह प्लांट का कलर ग्रीन है क्योंकि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे पड़ी होती है? वो पड़ी होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है बेटा, ओके। नाउ खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको एक पतीला, एक बर्तन चाहिए। सपोज करो ये क्लोरोफिल आपकी बर्तन है, ठीक है। एक आपको गैस चाहिए, ठीक है। गैस जो है वो आपकी सनलाइट है, ये सनलाइट आ गई। और जब आपकी मदर दाल बनाते हैं, सपोज करो दाल बनाते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना। सो ये वाटर जो है वो सॉइल से आ रहा है, ये वाटर आ रहा है, ओके, H2। ठीक है बेटा, और क्या चाहिए आपको? और एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सो ये इतना सब कुछ मिलने के बाद क्या होता है? प्लांट को जब इतना कुछ मिल जाता है तो वो क्या बना लेता है?
फूड बना लेता है। कैसा फूड? ग्लूकोज बना लेता है। सो इट इज बेसिकली फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई बात? सो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं बैलेंस करके, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, देन ग्लूकोज आएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। और क्या क्या दो चीजें जरूरी चाहिए? एक क्लोरोफिल होनी चाहिए, यानी कि पत्ता हरा होना चाहिए। पीले पत्ते में नहीं बनता फूड, इसीलिए वो टूट के गिर जाता है, क्योंकि उसे फूड ही नहीं मिल रहा। क्लोरोफिल चाहिए, एंड सेकेंडली क्या चाहिए उसे? सनलाइट चाहिए। सनलाइट को मैं एच म्यू करके लिख देता हूँ। सो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको याद कैसे करेंगे? सपोज करो आपके पास 6 कार्स हैं, 6 होंडा है, 6 ऑडीज हैं। सो 6 कार्स, 12 होंडास, 6 ऑडीज, ठीक है बेटा। सो 6CO2, 12H2O, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स, एक प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं? इनटू ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज? एक कार्बोहाइड्रेट है, विथ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल is called photosynthesis, ठीक है बेटा। So now coming to next question, but how does fetus obtains nutrition from mother's body? fetus को मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? एक्सप्लेन इन डिटेल यूजिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन। सो बेटा हम सबको पता है कि बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के यूट्रस में होता है, तो उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? सो राइट डाउन, fetus obtains nutrition from mother's body through placenta। बेटा अब इस फोटो की ओर देखो, सी दिस पिक्चर। ये मदर की बॉडी है, ठीक है बेटा, ये मदर की बॉडी है, ये फीटस है, ठीक है बेटा। और ये जो लगा हुआ है ये क्या है? प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा किसके साथ अटैच है? फीटस की अम्बलाइकस के साथ अटैच है, अम्बलाइकल कॉर्ड की वजह से। एंड ये एक प्लासेंटा है जो कि मदर की ओर जो कि फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा है कहाँ पे? ये क्या है? ये यूट्रस है ना। सो ये यूट्रस की वॉल में अटैच है, ठीक है। सो fetus obtains nutrition from mother's body through placenta, write down, which is embedded, कहाँ पे एम्बेड हुई पड़ी है? इन यूट्राइन, यूट्रस वॉल, यूट्रस वॉल, ठीक है बेटा। अब प्लासेंटा है क्या? प्लासेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
बिटवीन fetus एंड मदर्स बॉडी। ये मदर की बॉडी और फीटस में एक स्ट्रक्चरल यूनिट का काम करती है। यानी कि मदर को जो भी फीटस को देना है वो किसके थ्रू देती है? प्लेसेंटा के थ्रू। और फीटस को भी जो भी मदर को देना है वो किसके थ्रू देता है? प्लेसेंटा के थ्रू। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो बेटा ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर नंबर 1 देखो बेटा, ये जो प्लेसेंटा है, अब अगर ध्यान से देखोगे इसके दो सरफेस हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, इसके दो सरफेस होते हैं। एक वो वाला सरफेस है जो कि बेबी की तरफ है, ठीक है, ये वाला सरफेस, ये वाला, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला सरफेस बड़ा शाइनिंग सा है। कैन यू अप्रिशिएट? ये वो शाइनिंग है, ये वो शाइनिंग है। एक वो है जो मदर की तरफ है, ये वाला, ये मदर की तरफ है, और ये बहुत ज्यादा डल है अगर आप देखो तो, ठीक है, ये डल है। ओके, सो ये वाला, सो ये ट्यूब लगी हुई है, सो यही है वो अम्बलाइकल कॉर्ड। और ये शाइनिंग है ना, कैन यू सी इट इज शाइनिंग? एंड ये अम्बलाइकस कॉर्ड है, यानी कि यहाँ पे फीटस अटैच था, ठीक है, यहाँ पे बेबी अटैच था। ओके, सो स्ट्रक्चर के बारे में लिखो। नंबर 1, फीटस, सॉरी, तो फीटस इज कनेक्टेड टू प्लासेंटा। प्लासेंटा के साथ फीटस कैसे कनेक्टेड था? इस कोड की वजह से, है ना, ये व्हाइट कलर की, इसको कहते हैं अम्बलाइकल कोड। क्या कहते हैं? अम्बलाइकल कोड। फीटस इज कनेक्टेड टू प्लासेंटा थ्रू अम्बलाइकस कोड विच, ये अम्बलाइकस कोड क्या है? यही पाइप है जिसकी वजह से सारे का सारा ट्रांसपोर्ट होना है। विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सपोज करो फीटस को बाथरूम आया, तो वो फीटस बाथरूम किसके थ्रू भेजेगा? इसी पाइप के थ्रू मदर को भेज देगा। अगर मदर ने फीटस को कुछ भेजना है, सपोज करो उसने से खाना भेजना है, तो वो खाना किससे भेजेगी? इसी पाइप के थ्रू फीटस को खाना चला जाएगा, ठीक है। विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन मदर एंड फीटस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब मदर वाली साइड पे क्या है? देखो, अब मदर वाली साइड पे क्या है? ये देखो, ब्लड है। सो ये ब्लड स्पेसीज हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, मदर वाली साइड पे। देखो, ऑन मदर साइड, ऑन मदर साइड ब्लड स्पेसीज आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड ऑन फीटर साइड पे क्या था? एक तो ये अम्बलाइकस कॉर्ड थी, एंड एक अगर ध्यान से देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ब्लड वेसल्स हैं, एंड ब्लड वेसल्स के बीच में ये विलस प्रेजेंट है, विलाई। सो लिखो नंबर 3, ऑन एम्ब्रियो साइड विलाई आर प्रेजेंट। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? प्लेसेंटा का। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। सो बेटा फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो देखो इसका एरिया कितना ज्यादा है ना, प्लेसेंटा का कितना ज्यादा बड़ा है। सो इसके एरिया ज्यादा है, यानी कि ज्यादा मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। सो नंबर 1, लार्ज सरफेस एरिया। सो उसकी वजह से क्या होगा? इजी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। मदर ने अगर बेबी को ग्लूकोज देना है, ठीक है, या फिर उसे ऑक्सीजन देनी है, फ्रॉम मदर टू फीटस। नंबर टू, नंबर 2, इसकी अब ग्लूकोज क्या देगा बेबी को? न्यूट्रिशन देगा। ऑक्सीजन क्या देगी? रेस्पिरेशन देगा। सो न्यूट्रिशन एंड
respiration to baby, to fetus. ठीक है बेटा. Now coming to next question. Question number 2. Removes of waste product from fetus. Fetus क्या करता है? अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है वो भेज देता है मदर को, एंड मदर जो है फिर उसकी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल फेंकती है. ठीक है बेटा जी. सो नाउ कमिंग टू, बेटा इसका एक डायग्राम आप ड्रॉ कर लो. प्लीज ड्रॉ डायग्राम विद मी. बहुत सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सपोज करो बेटा कि ये आपका मदर का जेनिटल ट्रैक्ट है. ऐसा ही होता है. एंड सपोज करो कि ये उसके अंदर अब पड़ा है. यूट्रस. एंड जहां पे क्या लगा होगा? प्लासेंटा. प्लासेंटा के साथ अटैच है ये अम्बिलिकस कॉर्ड. एंड यहाँ पे है हमारा प्यारा सा बेबी. ठीक है बेटा. सो इट इज fetus, it is placenta, it is uterus, it is umbilical cord. ठीक है बेटा. एंड इसको मेम्ब्रेन में कर दिया हमने बंद. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम. ठीक है बेटा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is what are the components of transport system in highly organized plants? How does the transportation of water and mineral take place? ठीक है बेटा. So now coming to this question. Now let me just write. बेटा हम सबको पता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. जो जाइलम है वो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. जो फ्लोएम है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. अब बेटा हमने समझना है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. बेटा अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है? सबसे पहले देखो क्या होगा. ये रूट्स हैं. इन रूट्स क्या करेंगे? ये एनर्जी का यूज करके, एटीपी का यूज करके, एटीपी का यूज करके ये देखो ये आयंस ले रहे हैं. ये ब्लू कलर के आयंस, आयंस जो हैं वो सॉइल से ले लेंगे. जैसे सॉइल में आयंस आ जाएंगे तो सॉइल में क्या होगा? सपोज करो यहाँ पे वाटर था. अब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वाटर जो अंदर मूव कर जाएगा. तो ये वाटर जो था वो अंदर मूव कर गया. ठीक है. अब वाटर अंदर मूव करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन पुल भी है. तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ये वाटर ऊपर को जाएगा एंड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी वाटर की. ठीक है. सो जस्ट राइट डाउन. रूट्स टेक अप आयंस फ्रॉम सॉइल. कैसे लेंगे? एक्टिवली. एक्टिव का क्या मतलब होता है? ये एनर्जी को यूज करके, यूजिंग एटीपी. उसके बाद क्या होगा? आयन की कंसंट्रेशन की वजह से एक ग्रेडियंट बन जाएगा. सो ग्रेडियंट फॉर्मेशन. एक ग्रेडियंट बन गया. ग्रेडियंट मतलब कि अब एक हाई कंसंट्रेशन होगी अंदर आयंस की, है ना. आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन रूट. उसकी वजह से क्या होगा? पानी को जो है वो सकिंग प्रेशर लगेगा. सो पानी अंदर आएगा.
वाटर एंटर्स द रूट डिफ्यूजन की वजह से एंड एंटर्स जाइलम, जाइलम के अंदर पानी आ गया। अब क्या होगा, हमारा ट्रांसपिरेशन पुल काम आएगा। सो कॉलम ऑफ वाटर इज पुल्ड अप बाय, कौन पुल करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल, सन ट्रांसपिरेशन पुल जो कि डे में करेगा। और नाइट के टाइम पे क्या होता है, रूट का प्रेशर, रूट प्रेशर ड्यूरिंग नाइट। और अब ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल, ये हमेशा ही रूट से ऊपर ही जाएगा, सो अपवर्ड। सो बेटा ठीक है। सो बेटा सॉइल में से रूट ने क्या ले लिए थे, आयंस ले लिए थे। इनकी वजह से क्या हुआ कि अगर इसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब वाटर रिलेटिवली कम हो गया, तो वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए पानी आएगा रूट के अंदर। जैसे ही पानी आया, सूरज ने इवेपोरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर को ऊपर खींच लिया और अल्टीमेटली जो वाटर था वो सब जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ नंबर 2, पहले लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हम और क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ये कैसे होती है, नंबर 1, एटीपी की वजह से, यूजिंग एटीपी, जो फ्लोएम होता है वो सुक्रोज, जो कि एक फूड ही है, प्लांट का फूड, इज लोडेड इनटू फ्लोएम। जैसे उसमें आयंस आए थे जाइलम में, इसमें क्या आएगा, फूड आएगा, फ्लोएम। उसके बाद क्या होगा, अब फ्लोएम के अंदर बहुत ज्यादा फूड है, यानी कि पानी कम हो गया। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, या फिर ग्रेडियंट बन गया, ग्रेडियंट बन गया, आप ग्रेडियंट लिख लो, ग्रेडियंट इंक्रीजेस या फॉर्मेशन। उसकी वजह से क्या होगा, वाटर आएगा किसमें, फ्लोएम में, वाटर एंटर्स फ्लोएम। अब पानी आ गया फ्लोएम में, सो क्या होगा, पानी के प्रेशर से, प्रेशर पुशेस फूड टूवर्ड्स लेस प्रेशर। जिसके पास भी फूड कम है उसके पास प्रेशर कम होगा, सो उसके पास जो है वो फूड चला जाएगा। एंड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्यूटेड एज प्लांट्स नीड, जिसको जितना जरूरत है वो उतना उतना फूड ले ही जाएगा। प्लीज नोट द डायरेक्शन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, ये दोनों ओर जाएगा, बाई डायरेक्शनल। सपोज करो कि यहाँ पे फूड बना था, यहाँ पे फूड बना है, फूड चाहिए इसको भी चाहिए, तो ये दोनों की ओर जाएगा फूड, ठीक है। सो बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर होगा। सो देखो अब ध्यान से इस डायग्राम को, एटीपी की वजह से क्या हुआ था, ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, इसकी वजह, एटीपी की वजह से यहाँ पे सुक्रोज, यानी कि जो फूड था वो इसके अंदर आ गया। सो नंबर 1, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, जब इसके अंदर फूड आ गया तो यहाँ पे वाटर आ गया इसके अंदर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अब वाटर के प्रेशर से जो फूड था वो मूव करने लगा। अब जिसके पास भी प्रेशर कम होगा उसके पास जो है वो फूड चला जाएगा।
और फूड का ट्रांसफर होता रहेगा. यू कैन मेक दिस ब्यूटीफुल डायग्राम इफ यू वांट. ओके. सो बेटा नाउ लास्ट क्वेश्चन है difference between pollination and fertilization. So it is fertilization, it is pollination. So beta, what is pollination? It is transfer of pollen grain from anther. एंथर पता है ना क्या होता है? ये एंथर है, मेल पार्ट. उसके पोलन किस पे जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे. ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of a flower. So it is pollination. Fertilization क्या है? Fusion of male gamete with female gamete. So ये pollen grain था. जैसे ही लाइन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, so ये पोलन ट्यूब बन जाएगी एक, और ट्यूब जाएगी एंड जाके एग से जाके मिल जाएगी. यहाँ पे क्या हो रही है? फ्यूजन हो रही है. पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमीट, एंड ये क्या है? फीमेल गैमीट. सो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. पॉइंट नंबर 1 आप डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है. जबकि ये क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस. नंबर 4 कहाँ पे हो रहा है? ऑन स्टिग्मा. और ये कहाँ पे फ्यूजन कहाँ पे जाके हो रही है? ये ओव्यूल के अंदर जाके हो रही है, इनसाइड ओव्यूल. सो हैपन्स इनसाइड ओव्यूल. नंबर 5 वेक्टर्स होते हैं इसके कई सारे, जहाँ फिर एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट मदद कर सकते हैं पॉलिनेशन में, विंड मदद कर सकती है, वाटर मदद कर सकता है, एनिमल्स मदद कर सकते हैं. बट ये फर्टिलाइजेशन है, इसके लिए कोई भी एजेंट नहीं चाहिए. नो एक्सटर्नल एजेंट नीडेड. ये खुद ब खुद ही हो जाएगा, नेचुरल प्रोसेस. अच्छा, अब जब हो जाएगा जो पॉलिनेशन, तो उसके बाद क्या? सो उसके बाद क्या होगा? पॉलिनेशन जर्मिनेशन होगी, है ना? सो इट लीड्स टू pollen germination and ट्यूब फॉर्मेशन. पोलन ट्यूब बन जाती है. जब फर्टिलाइजेशन होनी है वो किसके बाद होनी है? पॉलिनेशन के बाद ही होनी है. तो इसके बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा ना. सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस. जो पोलन ट्यूब है वो तो पहले की बन चुकी होगी पॉलिनेशन के टाइम पे. पॉलिनेशन जो है वो पहले होती है फर्टिलाइजेशन से ना. सो राइट डाउन, इट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन. और जो फर्टिलाइजेशन है इट टेक्स प्लेस आफ्टर pollination. So thank you beta. With this our part 2 is also complete. So thank you bacha. Thank you for your patience.